नमस्कार, मैं हूं नदीम अहमद और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। देश भर में अगर कोई सबसे ज़्यादा परेशान होता है तो वो है एक प्राइवेट स्कूल और दूसरा है प्राइवेट दवाइयाँ और डॉक्टर्स। सबसे ज़्यादा महंगी और लूट मची हुई है तो वो है दवाइयों के दामों में। देश का हर नागरिक डॉक्टर के पास तो चला जाता है, लेकिन जब डॉक्टर उसे एक पर्ची थमाता है तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस जाता है, क्योंकि उसमें हज़ारों रुपए की दवाइयाँ लिखी होती हैं जो गरीब लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। वो अक्सर इन दवाइयों पर सवाल उठाते रहते हैं और कई बार मैंने नौजवानों को ये भी देखा है कि वो लोग ये सोचते हैं कि आखिर दवाइयों के इतने दाम बेतहाशा कैसे बढ़ जाते हैं। जो दवाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वही सबसे ज़्यादा महंगी हो जाती है। अगर किसी के घर में डायबिटीज़ का कोई मरीज़ हो गया तो उसके घर में दवाइयों की तो ढेर लग जाती है, साथ ही साथ उसके पीछे खर्च हो जाती है लाखों रुपए। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर दवाइयों के दाम कैसे तय होते हैं और कौन इसको तय करता है। कैसे एक दवाई एक जगह 90 रुपए की मिलती है तो कहीं और कोई कंपनी बनाती है तो वही दवाई 180 रुपए की मिलने लगती है। और आज आपको हम ये भी बताएंगे कि फार्मास्यूटिकल कंपनी की रिसर्च के मुताबिक देश के 90% डॉक्टरों को नहीं पता है कि वो जो दवा दे रहे हैं मरीज को उससे वो 100% ठीक हो भी जाएगा या नहीं। ये एक बड़ा गंभीर सवाल है जो हमने देखा, तो हमने आपको इस पूरे सेगमेंट पे एक बहुत बड़ी रिपोर्ट बनाई है। ये आपको देखनी चाहिए, आपको पता चलेगा कि कैसे दवाइयों के दाम तय होते हैं, कैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इसको तय करती हैं। देश भर में 10,000 से ज्यादा प्रकार की दवाइयां बेची जाती हैं, लेकिन सरकार सिर्फ 875 दवाओं के दाम तय करती है। ऐसे में बाकी जो 9,000 दवाइयां हैं, यानी 1,000 के आसपास अगर सरकार तय कर भी देती है तो 9,000 वो दवाइयां हैं जिस पर लूट मची हुई है। तो इसके लिए आपको हमारा ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगी कि आखिर ये इस लूट के पीछे का राज क्या है। तो ये पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा। अगर पसंद आए तो हमें कमेंट करके अपना राय ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम अगले सेगमेंट में आपके हिसाब से वीडियो बना सकें। तो फिलहाल आप ये पूरा रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया पर कोरोना के दौरान दी जाने वाली एक दवा की फ़ोटो वायरल हुई है। फ़ोटो में आइवरमेक्टिन टैबलेट के 2 पत्ते रखे हुए हैं। एक की मैन्युफैक्चरिंग डेट सितंबर 2020 है और दूसरे की अक्टूबर 2020। पहले की एमआरपी 195 रुपये है और दूसरे की एमआरपी 350 रुपये। दवाई बनाने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनी और सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये तस्वीरें शेयर करते हुए दवा बनाने वाली कंपनी से लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं। एक यूजर अनिरुद्ध मालपानी लिखते हैं कि फार्मा कंपनी लालची है, कोरोना काल में दवाई का दाम बढ़ा दिया है। क्योंकि ये दवा कोरोना पीड़ित मरीजों को दी जा रही है, इसलिए 1 महीने में करीब 100% रेट बढ़ गया है। सरकार क्यों सोई हुई है? खुद को एंटरप्रेन्योर बताने वाले यूज़र अभिषेक का जवाब देते हैं। कहते हैं कि सन फार्मा ने जो टैबलेट बनाया है उसका दाम कम है, लेकिन ब्लू बेल फार्मा ने भी वही टैबलेट बनाई है और उसकी कीमत ज़्यादा है। इस मामले को देखकर 2 सवाल दिमाग में आते हैं। पहला, दवाई के दामों में इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों है? और दूसरा सवाल कि दवाई का दाम कैसे तय होता है? जब हमने पड़ताल की तो इन सवालों के चौंकाने वाले जवाब सामने आए। देश में करीब 3,000 फार्मास्यूटिकल कंपनियां दवाई बनाती हैं। इनमें 90% से ज़्यादा प्राइवेट कंपनियां हैं। प्राइवेट कंपनियों के दाव पेच इतने शक्तिशाली और सरकार के कानून इतने कमज़ोर हैं कि दवाई अपने असली दाम से 2,000 से ज़्यादा प्रतिशत तक बिक रही हैं। इसके बारे में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को भी लेटर लिखे जा चुके हैं। आइए भारत के दवाई मार्केट के पन्नों को सिलसिलेवार तरीके से खोलते हैं। सीनियर साइंटिस्ट और डिस्टेंसिंग डायग्नोसिस के लेखक डॉक्टर अरुण गद्रे कहते हैं कि सरकारी संस्था तमिलनाडु कॉरपोरेशन फार्मा कंपनियों से एंटी हाइपरटेंशन की दवाएं 50 पैसे में ख़रीदती हैं। यही दवा आम लोगों को 10 रुपये में बेचती हैं। वे दावा करते हैं कि मेरे पास कैंसर की एक दवाई की पर्ची रखी हुई है। ये रिटेलर को 100 रुपये में मिली थी। इसमें दवाई बनाने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनी का प्रॉफिट दिया जा चुका है। होलसेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स का मार्जिन दिया जा चुका है। 100 रुपये की गोली की एमआरपी 900 रुपये लिखी हुई है। रिटेलर इसे 200 से लेकर 900 रुपये तक बेच रहे हैं। वो इस ज़बरदस्त मुनाफाखोरी सिस्टम के लिए कमज़ोर सरकारी नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। दवाई के दाम ज़्यादा हैं, लोगों से मनमाना वसूल होता है।
सरकार को इसका एहसास 1996 में हुआ। एक एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट बनाई गई। इसमें 289 सबसे ज़्यादा ज़रूरी दवाइयों के दाम सुधारने की बात कही गई। सरकार ने 1997 में नेशनल फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग अथॉरिटी यानी NPPA बनाकर कहा कि दवाई के दाम सुधारिए। NPPA ने साल 2005 से ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर यानी DPCO के तहत दवाओं की MRP तय करना शुरू किया। एसेंशियल दवाओं की लिस्ट लंबी की। दरअसल सरकार दवाई को 2 कैटेगरी में रखती है। पहला एसेंशियल ड्रग और दूसरा है नॉन एसेंशियल ड्रग। सरकार ने कहा है कि मल्टीविटामिन, कफ सिरप, टॉनिक, इन सब नॉन एसेंशियल मेडिसिन के दाम सरकार अभी काम नहीं कर सकती। अभी उसका पूरा फोकस एसेंशियल ड्रग पर है। 2018 तक सरकार के ने 1874 एसेंशियल ड्रग चुन लिए और इसकी MRP तय करने लगी। ये बात जुदा है कि भारत में 10,000 से ज़्यादा दवाइयाँ बनाई और बेची जाती हैं। 874 को छोड़कर बाकी को फार्मास्यूटिकल कंपनियां मनमाफिक दामों पर बेच रही हैं। सरकार ने एरिया के हिसाब से अपने ड्रग इंस्पेक्टर नियुक्त किए हैं। वो फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास जाते हैं, किसी दवा में लगने वाले कच्चे माल का मुआयना करते हैं। इसके बाद बाजार भाव के हिसाब से ये कंपनी का मुनाफा सरकारी नियमों के अनुसार 16% डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन, 8% रिटेलर मार्जिन जोड़ते हैं और MRP तय कर देते हैं। अब उस MRP से ज़्यादा कोई केमिस्ट ग्राहक से पैसा नहीं ले सकता। इस सिस्टम के लगाने के बाद NPPA ने मार्च 2017 में एक ट्वीट किया। इसमें बताया कि अथॉरिटी की कोशिशों से कैंसर की दवाओं की कीमत 10% से 86% तक कम हो गई है। डायबिटीज़ की दवाएं भी 10% से 42% तक सस्ती हो गई हैं। केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिसंबर 2017 में राज्यसभा में कहा कि NPPA के लगातार दवाइयों की कीमत पर लगाम लगाने से साल में मरीजों को 11,365 करोड़ रुपए की बचत हुई। सरकारी सिस्टम NPPA पहले से ही काम कर रहा था, लेकिन योजना आयोग, अब उसको नीति आयोग में बदल दिया गया है, ने 2018 में प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखकर दवाई के दामों पर लगाम लगाने को कहा। क्या दिक्कत थी? हमने देखा कि कोरोना काल में आइवरमेक्टिन टैबलेट जैसी दवाएं 195 के बजाय 350 रुपये में बेची जाती थी। असल में सरकार ने जो 875 दवाओं की लिस्ट बनाई, उनकी कीमत अभी भी ठीक नहीं है। पिछले साल निजामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष PR सोमानी ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लेटर लिखा। कहा कि एसेंशियल दवाओं को अब भी अपनी असली दाम से 500% से 2000% ज़्यादा कीमतों पर बेचा जा रहा है। अगर सरकार काम करे तो दवाओं के दाम में 8 गुना तक कम कर सकती है। दिल्ली मेडिकल काउंसिल यानी DMC के एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर अजय गंभीर एक टीवी कार्यक्रम में कहते हैं कि किसी भी दवाई को बनाकर मार्केट में लाने के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनियों को कई स्टेप से गुजरना होता है। अगर इन स्टेप पर ध्यान दिया जाए तो शायद कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं तो दवाओं के दाम कम नहीं होंगे। वे कहते हैं कि अभी ड्रग कंट्रोलर के ऑफिस में जो लोग दवाओं को पास करते हैं, उनमें कुछ डॉक्टर होते हैं, कुछ फार्माकोलॉजी वाले होते हैं और कुछ फार्मिस्ट लॉबी का काम करती है। सरकार की कमेटी में लोगों को मार्केट का अंदाज़ा नहीं, घर में बैठे कर काम करते हैं। आगे कहते हैं इसी तरह केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री में कुछ सरकारी डॉक्टर हैं, उन्हें ज़मीनी हकीकत का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। कुछ तो मेरे मित्र का है, नाम भी नहीं लूँगा, पर यह सच है। फिर हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है कि दवाओं में सबसे नई चीज़ें क्यों नहीं डाली जानी चाहिए। हमारी दवाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होनी चाहिए। उनके मुताबिक जब दवाई उपलब्ध नहीं है, सॉल्ट का कॉम्बिनेशन उपलब्ध नहीं है, फार्मास्यूटिकल कंपनी कैसे वो बना देगी? इन सब पेंचों के बाद कंपनियां जो दवाई बना रही हैं उनके बारे में सही कहते तो 90% डॉक्टरों को पता नहीं होता है कि मरीज के लिए सबसे सही दवा क्या होगी। और ये है दवाई इंडस्ट्री की हकीकत। और अगर आप दवा लेने जाएं तो आपको एहसास होगा कि डॉक्टर आपको लूट रहे हैं। खैर, यह सिस्टम चल रहा है, कब इसका सुधार होगा नहीं पता है, लेकिन सुधार की कोशिशें जारी हैं। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.